मुस्लिम का तो मुझे नहीं पता। मेरी बेटी ड्रग लेती है। ये नागपुर का केस है? ये नागपुर का केस है। मैंने आपको बताया ना, जब मैं यहाँ आ रही थी तो उनको मैंने कॉल किया कि ये केस, तुमने बोला हाँ बिना नाम पता आप बिल्कुल रखिए, समाज जागरूक कैसे होगा। तो मैं गई वहाँ पर, तो मैंने देखा कि बच्ची एक कोने में बैठी हुई है और बिल्कुल सिर ऐसे झुका हुआ, ऐसे लग रहा था कि शायद 2 घंटे भी बिना ड्रग के नहीं रहती होगी। जैसे एक होता है ना रिने जी, एक छोटा छोटा शॉट जैसे लेते हैं ना, किसी चीज़ का शॉट अपन लेते हैं, ऐसे जैसे उसको हर 2 घंटे में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो मैडम थी खुद, जो खुद एक डॉक्टर थी, वो अचंभित थी कि 2 घंटे के बाद ही मुझे आधा 1 घंटा नॉर्मलाइज लगती है, उसके बाद लगती नहीं है। तो मैंने भी उसको वही नोटिस किया, बिल्कुल नीचे सिर करके इतनी ऐसी स्थिति में वो बैठी हुई है। मैंने मैडम से कहा कि मैंने उससे पूछा नाम पता, उसे सब पूछा, उसने मुझे आंसर नहीं किया। तो मैंने कहा मैम ये आंसर ही नहीं करेगी, ये मेरे से आई टू आई कनेक्ट ही नहीं होगी, तो मैं इसकी क्या काउंसलिंग करूँ। लड़की की उम्र क्या होगी? लड़की हार्डली 21-22 साल की। अच्छा। हाँ, बालिग थी, 21-22 साल की, और पढ़ी लिखी, पढ़ भी रही थी शायद कुछ वो। तो मैडम ने कहा कि नहीं मैम कुछ तो करिए, चलिए मैं, आप भी बैठिए मैं भी बैठी। मैंने कहा नहीं अभी ये शायद बात करने के इसमें नहीं, आप एक काम करिए, इसके दोस्तों की लिस्ट मुझे बताइए। अभी मेरे को, मैं गई थी तो मुझे कुछ तो निकालना पड़ेगा ना वहाँ पर, मुझे इतना आग्रह करके बुलाया गया था। तो मैंने कहा मैम इसके दोस्तों की लिस्ट निकालिए। बोले वो मेरे को मोबाइल से निकालना पड़ेगा। और मैंने कहा ये देखिए ये सारा, हाँ उनकी माँ ने एक चीज़ जो मुझे बोली जहाँ पर मेरा शक गहरा है, बोले ये दिन भर लैपटॉप पे लगी रहती है। अच्छा। वो क्लू मेरे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा एक काम करिए, मोबाइल से निकालिए इसके दोस्तों की लिस्ट और लैपटॉप आप हाथ में करिए। तो बोले लैपटॉप छूने नहीं देती है। अच्छा, लैपटॉप छूने नहीं देती है। मैंने कहा नहीं, कभी भी सोती होगी किसी भी, कैसे भी करके किसी भी समय आप धीरे धीरे लैपटॉप को अपने हाथ में 1 घंटे भर के लिए, आधे घंटे के लिए, 20 मिनट की छानी है कि है क्या उसमें। मैम ने वो प्रक्रिया लगभग 15 दिन की। 15 दिन की, और 15वें दिन मुझे फ़ोन आया विनय जी कि आप आइए, मैं आपको कुछ सीक्रेट बताना चाहती हूँ। मैं गई 15 दिन के बाद। उन्होंने मुझे बताया कि मोबाइल में बाकी जो दोस्तों का ग्रुप है उसमें ग्रुप में है, लेकिन कॉमन फ्रेंड में एक नाम आया है जो लड़का मुसलमान है। अब देखिए, तो मैंने कहा अच्छा, जो क्लोज दोस्त हैं वो तो सारे ही हिंदू हैं, लेकिन उनके कॉमन फ्रेंड में एक मुसलमान दोस्त का नाम मुझे इसकी मोबाइल में भी दिखा है और लैपटॉप में भी जो कुछ चैटिंग हुई है वो भी दिख रहा है। लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ जो बड़ी दिखी है, बोले वो दिखा है कुरान डाउनलोड है लैपटॉप में। हाँ, कुरान डाउनलोड है। और जब आपने मुझे बोल के गई तो मैंने देखा कुरान डाउनलोड है, तो मैंने उसको बोला कि तेरे लैपटॉप में क्यों, बोले तेरे लैपटॉप में कुरान क्यों डाउनलोड है। तो शायद लैपटॉप में क्या सेटिंग है क्या नहीं देखी, शायद हिस्ट्री कोई देख लेता है, शायद वो दिख जाता है शायद, है ना। वो लड़की ने देख लिया था कि उसकी हिस्ट्री किसी ने चेक की है। तो उसने बोले आप कैसे कह सकती हैं कि सिर्फ कुरान डाउनलोड है, मेरे इसमें तो गीता भी डाउनलोड है, मेरे इसमें तो महाभारत भी डाउनलोड है, मेरे इसमें तो रामायण भी डाउनलोड है। काउंटर की वो लड़की ने काउंटर किया माँ को। तो माँ ने उसी समय मुझे फ़ोन भी किया था, तो मैंने कहा नहीं आप नज़र बनाए रखिए। तो माँ ने क्या किया, मैंने कहा बिल्कुल उसके लैपटॉप पर मोबाइल पर ही नज़र बनाए रखी, क्योंकि अभी आपने लड़की नज़र बंद करके घर पे रखी हुई है। उसको जो भी, अच्छा वो शॉट लेती थी घर पे, लेकिन कहाँ रखती थी क्या रखती थी, यदि जैसे ही उस पर कुछ बोला जाता था तो पूरे घर में तोड़फोड़ मचाती थी। तो माँ इस बात से सिर्फ सेटिस्फाइड थी कि एटलीस्ट घर में तो है, अगर ले भी रही है ड्रग तो घर में ले रही है ना, बाहर तो नहीं जा रही है, ऐसा इतनी मजबूर थी। अब उन्होंने मुझे 15 दिन के बाद पूरा जो उन्होंने वो कर लिया, पूरा सर्च कर लिया, मुझे बुलाया, मैं गई घर पे, लड़की ठीक ठाक हालत में थी। तो उन्होंने मुझे लिस्ट बताई, बोले ये लिस्ट है, आप ना इस पे कुछ नंबर उन्होंने मुझे दिया, आप बात करिए। बोले मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी जगह मुझे बात करनी है तो मैं नंबर लेती हूँ। मैंने उनसे नंबर लिए, 1-2 नंबर पे मैंने खुद से कॉल किया, उनके सामने बैठ कर ही। बराबर वो मुस्लिम नेम थे, लड़के थे वो। और लैपटॉप से हमको एक जानकारी और मिली कि लड़की के जो दोस्तों की जो चैट है वो ओमान और कुवैत तक है चैन। अच्छा। वो चैन इतनी लंबी है।
और ये जो इसमें जो इसको जब हमने उसको उसका जो जब मैं 1 मीटिंग 2 मीटिंग 3 मैंने लड़की का विश्वास जीता। 5वीं 6वीं मीटिंग में वो लड़की थोड़ा सा मेरे साथ फ्रेंडली हुई और मुझे उसने बताया, मैंने बेटा मैं समझ रही हूँ कि आप ट्रैप हुए हो, क्योंकि माँ का इमोशनल कार्ड खेलना, माँ इमोशनल कार्ड क्या खेलेगी, माँ तो बेटे के लिए बच्चे के लिए इमोशनल ही रहेगी, तो उस पर वो थोड़ा मेरा बार बार वहाँ जाना, उसको प्यार से सर पे हाथ घुमाना, ये वो थोड़ा लड़की अपने आप को सिक्योर समझने लगी। और तब मैंने पूछा कि बेटा देखो, उससे हमने झूठ बोला कि हमने साइबर से आपकी पूरी रिपोर्ट निकाल ली है कि आप कहाँ कहाँ तक जुड़ी हुई हैं। ये एक ऐसा पत्ता फेंका हमने और उस पत्ते पे वो लड़की गिरफ्त में आई। उसने बताया कि हाँ, मेरे तो जो दोस्त हैं क्लोज वो तो हिंदू ही हैं, उनका एक कॉमन दोस्त है जो ये है, जो हम लोगों को कभी कभी बोलता था कि एक वही गोगो पेपर लेकर उसमें कोई कुछ कंटेंट देता था, उसको हमको पीने में, उसको फूकने में हमको बहुत मज़ा आता था। फिर एक ही दिन उन्होंने मुझे सिगरेट पिलाई, मुझे बड़ा ऐसे आनंद, मुझे पढ़ाई लिखाई दुनियादारी, और उन्होंने फिर एक दिन मुझे बोला कि तू कहाँ इतना प्रेशर लेती है, तू पैगंबर साहब को पढ़, तेरे को समझ में आएगा कि पैगंबर जी क्या थे, तू सब पढ़ती। तो उसने बोली नहीं मैं तो हिंदू हूँ, मैं अरे नहीं, पैगंबर साहब को तो कोई भी पढ़ सकता है ना, पढ़ लो। वो जो उसकी तो इसने उस नशे की हालत में ये धीरे धीरे शॉट मारती थी ना, तो उसकी बातें बोले मेरे दिमाग में गूंजती थी, तो मैंने बैठे बैठे फिर कुरान को डाउनलोड किया। तो मुझे कुरान में कुछ खराबी नजर नहीं आई। कुरान डायरेक्ट ये नहीं कहता, कुरान जैसे अरबी में लिखा हुआ है ना, जिसका हम हिंदी अर्थ निकालते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानता है वो काफिर है और उसको दुनिया में जीना नहीं चाहिए, वो तो उसमें वैसा नहीं लिखा है ना भाई, जो अल्लाह को नहीं मानता है वो हमारी नज़र में काफिर है, ऐसे लिखा हुआ है, और उसको अल्लाह इस दुनिया में रहने की इजाज़त नहीं देता है, ऐसे सोफिस्टिकेटेड शब्दों में। तो उसमें बुराई क्या है? तो मैंने कहा मैं तो अल्लाह को नहीं मानती हूँ, तो फिर तो बोले अब नहीं मानते। मैंने कहा बेटा, मैंने उससे डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि आपका कोई अफेयर वगैरह है, कुछ है? तो बोले नहीं, दोस्त भी नहीं है मेरा, वो तो सिर्फ हमको ये ला के देता है, वो हमारा मीडिएटर है, गोगो पेपर ला के देता है, जो कंटेंट हम पीते हैं वो ला के देता है, सिगरेट में जो हम डाल के पीते हैं वो हमको हमारा। अच्छा ठीक है। उसका, हाँ उसका बोले एक ट्रिप आया था बोले ओमान, और मैंने कहा बेटा फिर साइबर ने तो हमको ये भी बताया कि आप ओमान कुवैत इधर के लोगों से भी बात करती हैं। हाँ बोले उसका कोई दोस्तों का ट्रिप आया था, वो भी आया था, उनके साथ हमने बड़े मजे किए थे, हमको बहुत मजा आया था, ये वगैरह वगैरह ये सब। और उन्होंने मुझे बोला है कि तू अभी अपनी तेरा जो 1 साल पढ़ाई का बचा वो कर ले और तेरे को तू ओमान चलेगी। अच्छा, यस। हायर स्टडीज के लिए कि काम के लिए? काम के लिए। अच्छा, हम तेरी स्टडी तू यहीं कर ले, काम वहीं, बाकी तेरे को काम वहाँ देंगे, काम हमारा होगा, और वहाँ पर सब अच्छा है, बढ़िया है। दूसरी वो बोलती थी कि आपको उसने मुझे बोला आंटी मैं आपको एक बात बताऊं क्या, वो लोग इतने अच्छे हैं ना, उनका डायलॉग डिलीवरी इतना अच्छा है ना, इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना प्यार, इतने केयरिंग होते हैं वो, कि ये जो मेरे हिंदू दोस्त हैं ना, आप इतना उनकी गाली, उनको आप इतना डांट डपट कर रही हैं, हिंदू दोस्त है ना, ये इतनी कभी मेरी केयर नहीं की है जो वो लोग केयर करते हैं मेरी। ये लड़की ने बोला आपको? ये मुझे लड़की ने बोला, उसकी माँ के सामने ये सारी चीज़ें चल रही, चूँकि वो पहले भी माँ को ऐसा बोलती आई है, वही सेम वर्ड उसने, जब मेरे से एकदम वो फ्रेंडली हो गई, थोड़ा उसको मेरे प्रति फेट आया, तो उसने मुझसे ये बातें करना चालू की। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर अच्छा तो तुम पढ़ाई करके फिर ओमान या कुवैत वगैरह? हाँ बोले मैं सोच तो यही रही हूँ। तो मैंने कहा अगर तो तुम ये सोच रही हो तो इसलिए क्या तुम कुरान पढ़ रही हो क्या, कि ताकि वहाँ पर भी तुम किसी से कनेक्ट हो तो तुमको कुरान की बातें, कुरान के बारे में डिस्कशन? नहीं बोले मैंने तो बोले वो गीता और वो भी सब वो कर लिया है, उसमें क्या, पर मुझे कुरान अच्छा लगा बोले। ये कहा कि ये डिस्कशन होके मैंने कहा बेटा थोड़ा सा सेहत पर ध्यान दो, आप यंग हो और ये लेना ठीक नहीं है ड्रग। 1-2 दिन लड़की को ड्रग नहीं मिला, घर में सब कंटेंट खत्म, बाहर गई नहीं। उसकी माँ का मुझे फ़ोन आया कि आप जल्दी आओ, मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत मुझे ख़राब लग रही है और आप आओ। मैं गई, मैंने गई तो लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे, वो लड़की लग रहा था कि बस घंटा भर 2 घंटे भर 3 घंटे की मेहमान है, बस बचेगी नहीं। मैंने पहला केस ऐसा देखा था इतना तड़फते हुए कि जब ड्रग नहीं मिलता है तो बच्चे कैसे हो जाते हैं। उस स्थिति में मैंने उस लड़की को बोला कि बेटा, मैंने कहा अब पता नहीं
तुम्हारा क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम एक बात सच सच बताओ कि अपनी माँ की खातिर, मेरी खातिर, किसी की भी खातिर, उन बेटियों की खातिर, कि आखिर तुम इस ट्रैप में आई कैसे। उसने बोली कि मेरा एक हिंदू दोस्त है, उसका एक मुसलमान दोस्त है, उसने उसको बोला कि यार अपन खूब पैसा कमाएंगे, ये वाले बिजनेस में अपन उतरते हैं। तो उसने हाँ ऐसे, तो मैंने कहा तुम्हारे जैसी कितनी लड़कियां हैं? बोले मेरे जैसी बहुत लड़कियां हैं आंटी। तो मैंने कहा एक आधी का नाम बताओ या एक आधी का कुछ किस्सा बताओ। तो उसने मुझे एक बात बोली विनय जी, जो बहुत बड़ा क्लू दिया उसने मुझे। उसने बोला कि एक मेरी एक दोस्त है, बोले कॉमन फ्रेंड की कॉमन फ्रेंड है, उसका अफेयर था एक मुसलमान लड़के से, उसको परिवार से प्रेशर आया और कुछ बोले लोग ऐसे काम करते हैं जिन्होंने उसको समझाया कि नहीं ये मुसलमान से शादी करना ठीक नहीं रहेगा, वहाँ जाओगी तो तुम्हें बंदिशों में रखेंगे, ऐसा करेंगे वैसा। तो लड़की को बात समझ में आई तो वो उस लड़के से बाहर आई। तो उस लड़के ने सोचा कि अब यदि ये मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं, तो उसने कॉफ़ी के बहाने पहले कॉफ़ी में पिलाया, फिर चाय पीने के बहाने पिलाया, फिर खाने में मिलाया, ऐसे करके उसको ड्रग एडिक्ट बनाया बोले पहले। अच्छा। हाँ, उसको ड्रग एडिक्ट बनाने के बाद अब उस लड़की के पास, वो तो पढ़ रही थी, पैसों की कमी थी, घर से वो चोरी करने लगी, घर से चोरी करने लगी, फिर पार्ट टाइम जॉब करने लगी। पार्ट टाइम जॉब में उस लड़की को सिर्फ 8,000 मिलते थे। आपको पता होगा कि नहीं होगा, कोई सा भी ड्रग अगर एक कंटेंट भी आप लेते हैं तो एटलीस्ट 500-700 रुपये लगता है, उससे नीचे का ड्रग नहीं है। आप गांजा मत समझिए, गांजा भी महंगा हो गया है ना। उस कंटेंट 500-700 रुपये का अगर उसने दिन में 2 शॉट भी मारी, तो 1500 रुपये, 1500 रुपये यानी महीने का 45,000 रुपये का खर्च। उस 45,000 के खर्च को पूरा करने के लिए उस लड़के ने ट्रैप किया कि अब तो आदत हो गई, जैसे वो तड़प रही थी तो इसकी माँ ने तो ध्यान दे लिया और जल्दी लड़की कवर कर, लड़की कवर नहीं हो पाई। तो उस लड़के ने उसको ऑफर किया कि तू एक काम कर, तेरा ये 40-45,000 का खर्च तो पूरा हो नहीं रहा है, मैं दोस्त लेके आता हूँ, क्या लगेगा 10 मिनट कमरे में जाना, सेक्स करना, तेरे को 1,000-2,000 रुपये दे देंगे, 50,000 60,000 लाख रुपए की तेरी कमाई हो जाएगी। क्या बात कर रही हैं आप? यस, ये सेम केस डॉक्टर के खानदान से जो लड़की थी, डॉक्टर के खानदान की लड़की ने मुझे अपनी फ्रेंड का ये केस बताया। मैं उस लड़की तक पहुंची। अच्छा, उस लड़की तक मैं पहुंची। अच्छा, उस लड़की ने मुझे बोला कि मैं 7 साल से सेक्स स्लेव हूँ। बोली नागपुर का केस बताइए। नागपुर का केस है, 7 ईयर्स से हूँ। तो मैंने बोला बेटा ऐसा क्यों? क्योंकि बोले फिर उस लड़की ने मुझे बताया कि आंटी ये एक ऐसा जाल है, बोले कि आप पूरी दुनिया में, इवन उस लड़की के शब्द हैं ये कि प्रधानमंत्री जी ने एक चुनाव में शायद बोला था कि हमारी बेटियां लव जिहाद में फंसती, तो उस लड़की को वो प्रधानमंत्री जी का भी शब्द याद था कि हमारी बेटियां लव जिहाद में फंसती हैं, ऐसा होता है। बहुत सारे संगठन भी जो अपने काम करते हैं इस क्षेत्र में, वहाँ से भी लव जिहाद, पूरी दुनिया में जो चीज़ स्प्रेड हो गई है लव जिहाद स्प्रेड हो गई है। लेकिन इस पर आप काम करिए, ये जो लड़की इनके ट्रैप में, जिहाद में जो ट्रैप में लड़की नहीं आ रही, इनका संकल्प है अगर लव जिहाद में ट्रैप में नहीं फंसी तो हम ड्रग जिहाद में ट्रैप पे लेंगे। और उसके बाद फिर जब मैं उस लड़की के क्लू पर मैं जब आगे बढ़ी तो ये जाल इतना बड़ा निकला विनय जी कि जो लड़की ड्रग जिहाद में फंसी हुई थी उसको ना परिवार अपना रहा है, उसका कोई कुछ बचा नहीं, वो लड़की हो गई सरेंडर इस गैंग के आगे। इस गैंग के आगे सरेंडर होने के बाद उसके सामने एक ऑफ़र रखा जाता है कि अब जब आपके पास कुछ भी नहीं बचा तो हम जहां आपको भेजेंगे आप वहां चले जाइए। यानी कि जो लड़की एक ड्रग जिहाद में, पहले लव जिहाद में फंसी, फिर वहाँ से निकली, फिर वो ड्रग जिहाद में फंसी, फिर वो ड्रग जिहाद में भी जब वो आदी हो गई ड्रग की, तो अब वहाँ से भी उसको उठा के कहाँ फेंका जा रहा है, या तो सेक्स स्लेव बनेगी या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला जो गैंग है उसको उसके हवाले किया जाता है। ये चेन है पूरी, ये पूरी चेन है। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो गैंग है ये इंटरकनेक्ट है, पूरा इंटरकनेक्ट है। मिशनरी के जो अनाथ आश्रम है
वो मिशनरी में जो बच्चे अनाथ होके आते हैं, इवन मिशनरी में ऐसे बच्चे भी आते हैं विनय जी, जो एक बात याद करिए, मिशनरी और इस्लाम बहुत जगह मिलकर काम कर रहा है। ये किसी की नज़र में नहीं आया, लेकिन हमने पकड़ा है। मिशनरी में जो बच्चे आते हैं अनाथ आश्रमों में, इनके जो ऑर्फनेज में जो बच्चे आते हैं वो रेड लाइट एरिया के बच्चे होते हैं, या फिर जो बिल्कुल अनाथ हो चुके हैं, या जो भूकंप पीड़ित में अनाथ हो गए हैं, जिनका माँ बाप कोई है ही नहीं दुनिया में, या जो माँ बाप इन बच्चों को पाल नहीं पा रहा है, वो इन ऑर्फनेज में दे देता है। ये इंटरकनेक्ट, ये बच्चे कहने को ये अनाथ आश्रम है, लेकिन इन बच्चों पर भी इनकी नज़र रहती है। सौदे होते हैं अंदर सौदे होते हैं कि ये बच्चा यदि बहुत तेज तर्राट है तो इसको कितना आगे लेके जाना है, यदि बहुत सीधा है तो इसको किस क्षेत्र में डालना है, यदि मार धाड़ वाला है तो इसको किस क्षेत्र में डालना है। ऐसे हर बच्चा बाइफरकेट होता है, हर बच्चे का विभाजन होता है, और वहाँ से भी बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को निकलते हैं। वहाँ से भी मानव तस्करी को लोग बच्चे निकाले जाते हैं। यहाँ से इस्लाम में लड़कियाँ मानव तस्करी के लिए निकाली जाती हैं। फिर मानव तस्करी के लिए अब कैसा होता है, अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ। पहले तो ऐसा था, एशियन देशों में ही जो गरीब तबके की लड़कियां थी वो भेजी जाती थी। अब ऐसा हो गया है कि ये गैंग जो है ये पूरे काम करती हैं। ये गैंग कैसे काम करती है, यूके से खबर आती है कि कोई काम वाली चाहिए, यूएस से खबर आती है कि कोई काम वाला चाहिए, यहाँ से ये सारी खबरें आती हैं, और उसके बाद ये गुट बनते हैं पूरे। ये गुट बनते हैं कि कौन सी लड़की कहाँ सेट होगी, कौन सी लड़की अरब कंट्री में सेट होती है, क्योंकि अरब कंट्री में भी हमारी लड़कियों की बहुत बहुत डिमांड है। उस एक क्लू हमको ऐसा मिला था कि जहाँ पे उस बंदे ने स्वयं खुलासा किया था कि देखो मैडम, अब आप बोलेंगे कि आप यहाँ तक पहुँचे, आप, मैं और मेरी एक पत्रकार फ्रेंड है, मैं उसका नाम यहाँ नहीं ले सकती, उसकी भी सुरक्षा का सवाल है। हमने एक केस को डील किया, ऐसे डील किया कि हम दोनों ग्राहक बनकर गए। ये कहाँ की बात है? नागपुर की बात है। अच्छा। आप ग्राहक बनकर गए कि हमको लड़की चाहिए। अच्छा। लड़की मतलब लड़कियां चाहिए, चाहते हो। उन्होंने कहा कितनी लड़कियां चाहिए, हमने कहा कहाँ की बात है? नागपुर में? नागपुर की बात है ये, नागपुर की बात है, एक होटल की। हाँ। एक होटल की बात है। हाँ, ओयो से कनेक्ट है वो होटल। हाँ ठीक। हाँ, एक होटल की बात है, क्योंकि होटल चेन भी फंसेगी, तो होटल चेन का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। ये ओयो का होटल है, हम ग्राहक में हमको 4-5 लड़कियां चाहिए और आपके पास आती हैं तो उनसे हमारी मीटिंग करा दीजिए। तो बोले किस चीज़ के लिए चाहिए? मैंने कहा ऐसे बाहर भेजनी है लड़कियाँ, हम सिलेक्ट करेंगे उन लड़कियों में से, हमको 1-2 की, अगर वो यदि बाहर जाती हैं, जैसे अगर अरब कंट्री में गई तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जितने भी हमारे जो शेख भाई लोग हैं, उनको तो बड़ी अच्छी लड़कियाँ हैं, तो उसमें से एक लड़की हमारे ट्रैप में फंसी। उस लड़की ने मुझे एक बात बताई। उस लड़की ने बोला कि मैं ओमान रिटर्न हूँ। नागपुर में एक लड़की मिली? नागपुर में एक लड़की मिली, उसने मुझे बताया कि मैं ओमान रिटर्न हूँ। तो मैंने कहा आप कैसे? बोले पहले तो मुझे मेरी एक दोस्त थी, बोले लड़की दोस्त थी, सुनिएगा, बड़ी सुनने लायक बात है। मेरी एक लड़की दोस्त थी, पढ़ती थी मेरे साथ, मुसलमान थी। उसने मुझे एक ऐसे लोगों से मिलवाया। लोगों से मिलाने के बाद मेरी दोस्ती बढ़ी तो मेरा मुसलमान लड़के से ही अफेयर हो गया। मुसलमान लड़के से अफेयर हुआ, उसके बाद फिर उसको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं थोड़ी सी एम्बिशियस थी, महत्वाकांक्षी थी, मुझे पैसा कमाना था। मैंने कहा अच्छा। पैसा कमाने के बाद इन्होंने मुझे बोला कि तेरे को पैसा कमाना है तो तू ड्रग सप्लायर बन जा। तो रेस्टोरेंट में, होटल्स में, पब में उस लड़की ने इतनी बड़ी लड़के और लड़कियों की गैंग खड़ी की कि ये सब सप्लायर बन गए। अच्छा। हाँ, अब सप्लायर ऐसे बन गए कि मान लो किसी पब में, सपोज होता होगा किसी पब में मिलता है, बिल्कुल मिलता है, वहाँ पर ये बैठते हैं, एक टेबल पे बैठते हैं। 500 का माल अगर 250 में मिलता है तो कौन नहीं खरीदेगा? सब खरीदेंगे। 1000 का माल 500 में मिल रहा है तो कौन नहीं खरीदेगा? सब खरीदेंगे। इस तरह से इन्होंने अपनी एक सप्लाई चेन बनाई। तो मैंने कहा इसके ऊपर का स्टॉकिस्ट कौन है? तो जो 4 नाम लिए हो तो चारों हिंदू, ऊपर के सारे नाम इन्होंने मुसलमानों के लिए। अच्छा, लेयर है? लेयर। अच्छा, पूरी लेयर है। तो मतलब और लेयर कैसे, आप सुनिए, लेयर ऐसे है, इंडिया स्टॉकिस्ट। इंडिया स्टॉकिस्ट? हाँ, इंडिया स्टॉकिस्ट। हाँ। स्टेट लेवल स्टॉकिस्ट। हाँ। जिला लेवल स्टॉकिस्ट, तहसील लेवल स्टॉकिस्ट,
अच्छा, शहर लेवल स्टॉकिस्ट, अच्छा, मोहल्ला लेवल स्टॉकिस्ट। मतलब यदि मैं हूं, हाँ, मैं एक मोहल्ले में मुझे ड्रग सप्लाई करना है तो मैं एक ड्रग सप्लायर हूं। मेरे बाद के 10-20 घर सबको मालूम है कि इधर ड्रग मिलता है, यानी कि मोहल्ला लेवल तक भी पकड़ है। और इन सब में जब वो बच्ची बता रही थी, इन सब में जब आदमी फंस जाता है, जब हम फंस जाते हैं इसमें, तो फिर ये लोग हमको, हमारे सामने ऑफर आती है सेक्स स्लेव बनने की या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गैंग में जाने की। तो जो लड़कियां सेक्स स्लेव बनती हैं आंटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव तस्करी मानव तस्करी मतलब उसमें मेजरली प्रोस्टिट्यूशन नहीं, प्रोस्टिट्यूशन तो है, तो मैं बता रही हूँ, वो भी सुनिए ना। प्रोस्टिट्यूशन जो स्वीकार करती हैं कि अब तो शरीर को जरूरत है, समाज नहीं स्वीकार करेगा, घर नहीं स्वीकार करेगा, वहां से भी निकल गए, वहां से भी गए, तो ये शहर, उनके सामने शहर भी रखा चाहिए, भाई आपको नागपुर नहीं रहना है, आपको भंडारा में नहीं रहना है, आपको यतमा लग गया, आप गाँव नहीं जाना है वापस, तो हमको दूसरा शहर देते हैं, वहां पर आप सेक्स स्लेव बन जाइए, आपका काम चलता रहेगा। तो लड़कियां जिनको देश से बाहर नहीं जाना है, एक लड़कियों का ग्रुप वो चुनता है, एक लड़कों का ग्रुप है। और सुनिए, ओमान, कुवैत, मुस्लिम कंट्रीज में लड़के भी सेक्स स्लेव हैं, वो भी हैं। शेखों में बहुत डिमांड है उनकी, बहुत डिमांड है। तो ये जब ये सारी चीज़ें, उसने बोली मैं पहले लॉ जिहाद में फंसी, वहाँ से निकली तो मैं ड्रग एडिक्ट बनी, वहाँ से निकली तो मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आने के बाद जब मैंने उस अंदर की कहानी को पूरा देखा, हमने उस चेन को ऐसे धीरे धीरे एक चेन से दूसरी, हम लड़कों लड़कियों सबसे मिलते गए जो इस चेन में था। हमने इसी चक्कर में 100 पांठेले चिन्हित किए थे, 15 से 20 5 पब और 15 से 20 हमने रेस्टोरेंट चिन्हित किए थे कि जहाँ पर ये लड़के लड़कियाँ सारे, कोई बहरा है, कोई कुछ है, इन सारे लड़के लड़कियों से हम मिलते थे 1 by 1, किसी से भी भीड़ में नहीं मिलते थे, 1 by 1 मिलते थे। हम 1 by 1 से मिले, 1 by 1 हमारे लोग वहाँ पर रहते थे, 1 by 1 हमने अपनी वॉलंटरी वहाँ पर खड़ी करी। मैं यहाँ पर इसीलिए एक बात बता रही हूँ कि नाम डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि पूरी मेरे जो नेटवर्क है ना वो खत्म कर दिया जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, एक्सपोज जाएगा, मेरा पूरा नेटवर्क खत्म कर दिया जाएगा। आप आपको नाम भी हम नहीं बोलेंगे लेने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि ये लोकल लेवल पे तो छोड़िए, जब हमारे प्रधानमंत्री ने ही अपने रॉ के एसेट्स को एक्सपोज कर दिया था, इंदर कुमार गुजराल उनका नाम था, माननीय श्री, तो जब इतने लेवल पे होता है और कितनी बड़े लेवल पे उसकी हानि पहुंचती है देश को और लोगों को, तो ये लेवल पे जब अगर आप काम कर रही है तो हम भी नहीं चाहते कि वो कितने भी निचले लेवल का एसेट क्यों ना हो, सोर्स क्यों ना हो, उसको आप एक्सपोज मत कीजिए। आप बिना नाम लीजिए, बिना नाम लिए आप। उसके बाद फिर हमने ये सारी वहाँ से 100 पांठेलों में जो हमने चिन्हित किए थे, जहाँ से हमको पता लगा था नागपुर शहर के जहाँ पर ये लोग ड्रग बेचते हैं, उनमें से कुछ से तो मैं पर्सनली मिली। पर्सनली मिलने के बाद उन्होंने बोला मैडम हम ये काम बंद कर देंगे, लेकिन मैंने कहा काम बंद करने से पहले आप मुझे इनके कैटेगरीज बताइए कि किस किस कैटेगरी की लड़कियां ड्रग में हैं, क्योंकि अब मैंने चैन पूरी निकाल के बाहर कर दी थी, चैन मैंने बाहर कर दी थी। तो उसमें एक बंदा था जिसने मुझे ये बताया कि मैं सिर्फ पांठेला में सिर्फ गोगो पेपर बेचता था वो, अब तो नहीं बेचता है वो। गोगो पेपर सिर्फ इसलिए बेच रहा था मैडम क्योंकि मुझे खुद को जानना था कि आखिर ये चेन है कहाँ तक। तो उसका एक बंदा था मुसलमान लड़का जो उसका कस्टमर था, उसने बोला देखो भाई ऐसा है, आपको ना मैं बहुत बड़ा आदमी बना दूंगा, आप ये वाला काम करते रहिए, क्योंकि क्या है ना कि सारे संगठन बोले लॉ जिहाद लॉ जिहाद लॉ जिहाद करते रहते हैं, बोले सारी दुनिया में बोले स्प्रेड हो गया लॉ जिहाद लॉ जिहाद। इनको क्या लगता है कि हम इनकी लड़कियां सिर्फ लॉ जिहाद में ही ट्रैप कर सकते हैं, इनके लड़के क्या हम सिर्फ लॉ जिहाद में ही ट्रैप कर सकते हैं? बहुत तरीके हैं। तो ऐसा आपको बड़ा आदमी बनना है तो ये ड्रग वाला काम आप गोगो पेपर की जगह 2-3 कंटेंट और रखना चालू करिए, मैं आपको कुछ ही महीनों में बोले बड़ा आदमी बना दूंगा, और आप देखते रहिए। उसने 1 महीने तक सारे विनय जी उसने पूरे कंटेंट रखे ड्रग के। 4 लेयर की लड़कियां आती हैं। अब आप बोलेंगे कौन कौन सी? एक तो वो जिनको ड्रग की लत लग गई है, दूसरी वो जो हॉस्टलाइज लड़कियां हैं जिनको शौक है कि ये चीज़ क्या है, तीसरी वो जिनको लगता है कि हम बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं,
हमारे घर में कोई रोक टोक नहीं है, हम सब जो लड़के सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, एक वो। और चौथी वो कैटेगरी जिनके लिए ड्रग, शराब, सिगरेट एक स्टेटस सिंबल है। अब ये 4 कैटेगरी हमको पता लग गई। अब इन चारों कैटेगरी में हमने काम करना चालू किया। इन चारों कैटेगरी में आप विश्वास नहीं करेंगे, एक लेडी बहुत नामी ग्रामी घर की बहू थी, एक बच्चे की माँ थी 3 साल की, उसको किसी डांस इंस्ट्रक्टर ने ट्रैप किया था। डांस इंस्ट्रक्टर? हाँ, डांस इंस्ट्रक्टर ने ट्रैप किया था उसको। हाँ। मुस्लिम था। उसको जब थोड़े दिन के बाद समझ में आया कि नहीं यार मैं गलत कर रही हूँ, मैं एक बच्चे की माँ हूँ, तो उसके बाद उसको वो मना करने लगी कि नहीं, शायद मुझे अपने परिवार की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, मैंने शायद गलत कदम उठा लिया है उसके साथ। तो उसने बोला कि अरे कुछ नहीं होगा। उसने उसको पहले एक चाय पिलाई, फिर कॉफ़ी पिलाई। उसके बाद फिर उसको क्या बताने लगा पता है आपको? ये देख, इसका पति जल्दी, एक लेडी का फ़ोटो दिखाया, उस लेडी का एक वीडियो दिखाया, बोले देख ये अपने, इसका पति की डेथ हो गई है, ये एंगेज की है, इसको भी मैं ही संभाल के बैठा हूँ। वो तेरे ही हिंदू समाज की है, बोले देख मैं ही संभाल के बैठा हूँ ना। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा ऐसा फ़ोटो उसने उसको दिखाया। उसको लगा अच्छा ये सारी बातें वो तब करते हैं जब उनको ड्रग का शॉट पिला चुके होते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस तक मैं पहुंची थी। मैंने उस पर काम करना चालू किया था, तब तक वो ओमान भाग गई। लड़की? औरत। अच्छा, औरत है। और महिला, स्त्री, नारी। 3 साल की बेटी को छोड़कर वो भाग गई। अच्छा। अब वो भाग तो गई। अब उसके बाद परिवार ने जगह जगह से उसको ट्रैप करना चालू किया, ये किया वो किया। बाद में यही पता लगा कि वहाँ पर जाके वो सेक्स स्लेव बन गई है ओमान में। अच्छा, मुझे एक बात पूछना है, मतलब ये जो यंगस्टर्स हैं जो आप कह रहे हैं कि जिन्हें चकाचौंध की दुनिया देखनी है, जो बहुत निचले स्तर से आए हैं, गांव से आए हैं, खेड़ से, ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, वो शहर में आते हैं तो वो चमक धमक देख के थोड़े से अंधे से हो जाते हैं, तो वो वल्नरेबल भी हो जाते हैं, मतलब है ना, वो इजीली ट्रैप हो सकते हैं मानसिक रूप से। तो ये लड़कियों को किस हिसाब से ट्रैप किया जाता है और कहाँ ट्रैप किया जाता है? सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, ये जो आपने एक शब्द कहा, मैं कितनी बार आपको बता रहा हूँ, नागपुर में, नागपुर एक शहर है, आजू बाजू यवतमाल, अमरावती, वर्धा, अकोला, ऐसे ऐसे गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं जो ज़्यादा डेवलप नहीं हुए, छोटे शहर हैं, छोटे शहर, लेकिन अंदर की जो इच्छा है वो तो डेवलप हो गई। बिल्कुल। हमें भी गाड़ियों में घूमना है, हमें भी क्लब्स में जाके नाचना है, हमें रेस्टोरेंट में खाना खाना है। अगर हमें वो एरिया में नहीं मिल रहा तो हम नागपुर तक चलते हैं। राइट। और अगर हमें हम अब नागपुर छोड़ के वापस भी नहीं आना है तो हम क्या करेंगे कि हम कोई वहीं के कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, तो हमें वापस घर भी नहीं आना पड़ेगा। अब हम कॉलेज में एडमिशन ले लें तो जाहिर सी बात है हमारा घर नहीं, तो हम हॉस्टल्स में रहेंगे। फिर हॉस्टल्स में रहने के बाद हम ये कहेंगे कि मम्मी यार यहाँ पे सर्विसेज सही नहीं है, या खाना मेस का बेकार है, यहाँ पे बहुत बंदिशें हैं, बाथरूम साफ नहीं है। तो एक काम करते हैं हम लोग, हम फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। हम 3-4 दोस्त हैं, हम फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे ना वार्डन की नजर रहेगी, ना आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस। अब आप यहाँ पे आसानी से फ्लैट मिलता है 4-4, 5-5 हज़ार पर हेड, 20,000 रुपए में अच्छा फ्लैट लाविश मिल जाता है। अब आपको अब आप स्वतंत्र हैं, अब आप जाने आने की कोई रोक टोक नहीं है, कभी भी जाओ कभी भी आओ, कहीं पे भी खाओ, किसी के साथ घूमो, कोई देखने वाला नहीं है। अब ये क्लब में जाती हैं, क्लब में जाने के बाद अब ठीक है, अब ये छोटे घर से आई हैं तो वो उतना ही पैसा दे रही हैं जितना आपकी पढ़ाई हो और अपना खाना हो बस। अब क्लब के खर्चे कैसे उठाएं? तो क्या मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि नागपुर के क्लब्स में या फिर जो चकाचौंध वाली दुनिया है, यहीं से ट्रैप हो रही हैं लड़कियां, ये ऐसे गांव की? और अगर हो रही हैं तो कोई केस आपके सामने आया क्या? बिल्कुल, एकदम बहुत बढ़िया प्रश्न है। एकदम सही बात बोला कि छोटे शहरों की जो लड़कियां होती हैं, एक तो परिवार का जो वातावरण रहता है बहुत सिंपल वातावरण रहता है, और एकदम से वो शहर की तरफ आती हैं। और ये जो चकाचौंध में जो ट्रैप होती हैं, तो ट्रैप ऐसे होती हैं कि जैसे सपोज देखिए, यहाँ ज़रूरी तो नहीं कि जिस कॉलेज में पढ़ रही है, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, या जिस इंस्टीट्यूट में वो जा रही है, या जिस कोचिंग में भी जा रही है, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सारी ही छोटे शहरों से आई हुई लड़कियाँ हों। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल।
वहां पर नागपुर शहर की भी लड़की होगी, बिल्कुल। कोई मुंबई की भी हो सकती है, कोई कहीं हो सकती है लड़कियां। अभी अपन दूसरे शहर की बात नहीं करते, नागपुर शहर में जो लोकल लाइट लड़की जो होगी वो उसकी क्लास में तो होगी ना, उसकी कोचिंग में होगी, उसके इंस्टीट्यूट में होगी, उसके कॉलेज में होगी। उनमें से उनकी जो दोस्ती बढ़ती, तो जरूर जाहिर सी बात है वो जो उस हमउम्र लड़की को जिस हिसाब से देखती है, वो जाहिर सी बात है चाहे कोई भी बच्चा रहे अपने हमउम्र को देखता है तो उसकी इच्छा ये जगती ही है कि मैं भी इसके जैसी रहूं या बनूं। अब ये उसका चॉइस का जो क्षेत्र होता है ना, उस चॉइस के क्षेत्र में वो ट्रैप होती है। ये तो आपका मेरा चॉइस है ना कि मैं किसको चुन रही हूँ, आपकी मेरी समझदारी है ना कि मैं किसको चुन रही हूँ। लेकिन वो चूंकि छोटे शहरों की होती है, सीधी होती हैं लड़कियां, उनकी महत्वाकांक्षाएं यहाँ की चकाचौंध को देखकर बड़ी हो जाती हैं। तो वो उनकी क्लास में जो उनकी क्लासमेट रहती है उसको देखकर वो उसकी तरह बनने की कोशिश करती है, और उस कोशिश की के जगह पर ये काम हो जाता है कि वो जो अभी आपने बोला कि माँ को बोलती है कि जैसे हॉस्टल में मैं रह रही हूँ वहाँ का खाना अच्छा नहीं है, पानी अच्छा नहीं, मैं बार बार बीमार हो रही हूँ फलाना, वो परिवार को ट्रैप करने की कोशिश करती है। ये परिवार को ध्यान देना चाहिए। अगर बेटी ऐसा बोल रही है तो वहाँ इतने बच्चे रह रहे हैं, या क्या प्री हिस्ट्री वार्डन की हॉस्टल की नहीं निकली होगी क्या, तभी तो माँ बाप ने डाला होगा ना। वार्डन भी क्या पैसे खा के? यस। अभी मैं आपको बताती हूँ, ये आपने, चूंकि आपका प्रश्न वैसा था इसलिए मैं जवाब वैसे दे रही हूँ। मैं अभी वार्डन पर आने वाली थी कि ऐसा नहीं है कि हर हॉस्टल की लड़की बाहर जाना चाहती है, उसको मालूम है कि मैं हॉस्टल में रह के भी अपने काम निकाल सकती हूँ। तो कैसे निकालेगी? तो वार्डन ट्रैप होती है। वार्डन ट्रैप नहीं होती है, मैं अगर सही शब्द में बोलूँ तो वार्डन बिकती है। बिकती है। हमारे पास ऐसी भी जानकारी है कि 5 लड़कियों को बाहर जाना है, सेम थॉट की लड़कियां हैं, 11 बजे के बाद वार्डन को पैसे पकड़ा दिए 5 लड़कियों ने मिलके, और 12 बजे के बाद रात को ये बाहर निकलेगी, उनके बॉयफ्रेंड बाहर खड़े रहते हैं और ये लड़कियां सब बाहर निकलती हैं। अच्छा। वार्डन को पता है अभी सारी रात आने वाली नहीं है, ये सब क्योंकि उसको तो पैसा मिल गया, उसका काम हो गया। माँ बाप को जो बोलती हैं कि वो हॉस्टल ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, उनके काम। और अब उसमें क्या, वार्डन एक बंदिश रखेगी जरूर, पैसे खाने के बाद भी लड़कियों को बाहर जाने देगी, लेकिन एक बंदिश जरूर रखेगी कि वो लड़के अंदर नहीं आने देगी। फ्लैट में ये वाली बंदिश खत्म हो जाती है। फ्लैट में 5 लड़के आए, 10 आए, 100 आए, कौन है बोलने वाला? कोई नहीं। वार्डन ने बोला तुम बाहर जाओ, मेरे को पैसे दो, बाहर जाओ, लेकिन फ्लैट में तो ये भी बंदिश खत्म, ये वाली बंदिश भी खत्म। तो ये जो अब दूसरा चांस, अब दूसरा स्टेप आता है इसमें। दूसरा स्टेप ये आता है कि अब उसमें से एक आधी 2 लड़कियां ऐसी होती हैं, हर टाइप के बच्चे हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, हर टाइप के बच्चे होते हैं। चुनना आपको है कि आप क्या चुन रहे हैं। आप पब में बैठ के लोगों को निहार भी सकते हैं, आप पब में बैठ के सिगरेट भी पी सकते हैं, आप पब में बैठ के मेरे जैसे चाय भी पी सकते हैं। चॉइस आपकी है। चॉइस आपकी है। अब उस चॉइस के उस चॉइस में जितनी भी गलतियां हो रही हैं लड़कियों से या लड़कों से, वो सामने कोई ऐसा एक बंदा जरूर बैठा है या 2 बंदे ऐसे जरूर बैठे हैं जो उनकी बॉडी लैंग्वेज को बैठकर रीड कर रहा है। इट्स अ ट्रैप। ये उनकी ट्रैपिंग है। तो पहले वो रीड करेगा कि भीड़ में देखो कौन है ऐसा। भीड़ में देखो कौन है। वो 2 बंदे ऐसे बैठे रहते हैं, और हर रेस्टोरेंट में, ये मेरा रिसर्च कहता है और मैं डंके की चोट पे बोल रही हूँ, हर रेस्टोरेंट पे, हर पब पे, हर होटल पे, हर जगह पे 2 बंदे आपको ऐसे मिलेंगे जो ट्रैप करते हैं आपको कि अब किसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी और किसको हम कहाँ से उठा सकते हैं। फिर वो आपके पास ऐसी वॉलंटरी है? नहीं है। आप कभी सोच भी नहीं सकते। नहीं, हम कहाँ, हम तो भैया 2 वक्त की रोटी जुटाने में हम गड्ढे खोद के अपना काम करवा रहे हैं। क्या आप क्या ये सोच सकते हैं? मैं खुद बता रही हूँ तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और उसके बाद जब किसी कॉफ़ी हाउस, किसी पब की, किसी रेस्टोरेंट की आपको लत लगती है, तो आप मैं रहूँ या आप रहें, बोलते हैं यार वो पब अच्छा है, वो रेस्टोरेंट अच्छा है, वहाँ की चाय अच्छी है, वहाँ की कॉफ़ी। वहाँ आप एक बार नहीं 10 बार जाएंगे। फिर जब 10 बार आने के बाद वहाँ बोर होते हैं ना, तब तक तो जो 2 आदमी आपको ट्रैप करने के लिए बैठे हैं उन्होंने तो सब निकाल लिया ना। क्या ऐसा होता है क्या कि फॉर इंस्टेंस क्लब में अगर कोई जाता है, कोई लड़की जाती है या फिर ग्रुप जाता है, तो उनकी इच्छाएं, महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है। उनको भी लगता है कि हम भी वीवीआईपी टेबल पे बैठे हैं, पर पैसे नहीं रहते तो हम जनरल
एरिया में नाच गाते हैं, पर नजर पूरी उनकी रहती है कि वीवीआईपी में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। यार वो तो देखिए पीना खाना चल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, वो वाले सेक्शन में कैसे हैं, हम लोग यहाँ पे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। तो क्या ये भी बॉडी लैंग्वेज वो ट्रैप करते हैं? यस। फिर एक बार वो आएगी, Yes. एक बार वो समझो ग्रुप ऑफ लड़कियां आती है जनरल में, दूसरे बार जनरल में आएगी, तीसरे बार जनरल में आएगी, तो वो देखते रहेगा, चौथी बार एक लड़की को वो भेजेगा। लड़की को भी नहीं भेजता, मैं बताती हूँ यहाँ पर, ये हमने खुद ट्रैक किया है इसको, खुद हमने किया है। हमने, मेरे 3 वॉलंटियर थे, हम एक पब में बैठे, और हम भी ड्रेसअप होके वैसे ही जाते हैं, जीन्स टॉप ही पहन के जाते हैं। हम बैठे, मेरे 3 वॉलंटियर मेरे साथ थे, हम 2 फ्रेंड थे, हम दोनों बैठे, वो हमारे 3 वॉलंटियर थे, हमने भेजा, हमने देखा, अब वो 3 वॉलंटियर में 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, और तीनों को हमने अलग अलग टेबल पे भेजा। यहाँ पर कोई टेबल खाली, आप लोग कितनी देर में जाएंगे, पूरी स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है, आप लोग कितनी देर में जाएंगे, बोले थोड़ी देर में। अच्छा, क्या मैं आपको ज्वाइन हो सकता हूँ? बोले हाँ ज्वाइन हो जाओ। अब 1 बार देखेगा, 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा ना, तो कोई भी बंदा बोलता है यार देखते तो यहाँ पर आता है। विनय पांडे को बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले, बहुत सारे पब वाले और बहुत सारे ऐसे होटल्स वाले जानते हैं, और विनय पांडे जिस क्राउड में बैठते हैं जाकर, उस क्राउड में मैंने खुद ने देखा है विनय पांडे जी को ही कि बहुत सारे लड़के लड़कियां विनय पांडे से मिलने आते हैं। शायद उन सारे बच्चे बच्चियों को विनय पांडे नहीं जानते हैं, तो क्या विनय पांडे उन्हें दुत्कार देते हैं? क्या विनय पांडे उनसे बात नहीं करते हैं? करते हैं ना, एंटरटेन करते हैं ना, हाथ मिलाते हैं ना, कुछ 1-2 सेंटेंस पर बात भी होती है ना। सेम सिचुएशन होती है, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, आपका बोलने का तरीका बहुत प्रेजेंटेबल है, बराबर है, आपको लोग एंटरटेन करेंगे। वो गए, 2 लड़कियां एक दूसरे साइड पे गई, एक लड़की दूसरे साइड पर गई, बात निकली, 1 दिन बैठे, 2 दिन बैठे, 3 दिन बैठे, चौथे दिन सेम यही जो वीवीआईपी जोन की जो बात हो रही है, वहाँ पर बात निकली। जो मेरा वॉलंटियर था वो बड़ा मुखर था, उसी ने ही बात निकाली कि वीवीआईपी जोन पे यार वहाँ बैठने का मजा ही अलग है। अरे तेरा कोई पहचान का है क्या? बोले हाँ है ना पहचान का। तो बोले कैसे? उसमें से एक लड़की बोलती है मेरे पहचान का भी है, लेकिन ना उसकी डिमांड कुछ अलग है। वो बोलता है कि अगर वीवीआईपी जोन में तो पैसा लगेगा, पैसा लगेगा तो आपको ड्रेसिंग भी वैसा बना के आना पड़ेगा, आपको आपका पूरा गेटअप भी वैसा होना चाहिए, तब तो थोड़ा आप वहाँ जाएंगे तो शर्मिंदा नहीं होंगे ना, उस हिसाब से आपको बैठना पड़ेगा। हमारे यहाँ समाज में बोलो या पब्लिक में बोलो, ये चीज़ तो है ना कि थोड़े से भी आप ड्रेसिंग सेंस में, बोलने के तरीके में, चलने के लहजे में थोड़े भी आप कम ज़्यादा हैं तो मजाक जल्दी बन जाता है। मेरा वॉलंटियर उसको ऐसे समझा रहा है। बोले फिर निकाल, नहीं बोले मेरे को पता है, मैंने अप्रोच की थी। बोले तो क्या अप्रोच हुई? बोले कुछ नहीं, बोले 1 काम 2 काम बताया उसने कि यहाँ पर जितने लड़के लड़कियाँ हैं इनके बीच में नाम करो, ये सारे कौन कौन सी सिगरेट पीता है, कौन क्या करता है, 1 काम ये है, और दूसरा बोले 10 मिनट का काम है, रूम सबके बने हुए हैं, होटल में जाओ, बोले 10 मिनट 15 मिनट का तो काम ही है, उसकी भी सेक्स की पूर्ति, तुम्हारी भी पूर्ति, बस यही है, और पैसा ही पैसा है। बोले तो फिर क्या सोच रही हो? बोले तुम? बोले यार जाता ही क्या है, बोले वो जो स्विच देगा, वो जिसको बोलेगा उसको थमा देंगे। 1-2 बार का संकोच है, 1-2 बार का संकोच है, वो संकोच टूटेगा और मैं जानूंगा। तो बोले क्या विचार है फिर? बोले तो बोले चल ना, तू बड़ा होशियार है, बोले तू और मैं दोनों चलते हैं, वो बैठा भी है। बोले अच्छा, उसने ऐसे मुड़ के देखा मेरे वॉलंटियर ने, तो बराबर वो बंदा वहाँ बैठा था। इसने इशारा की कि मैं आ रही हूँ, एक गए। उसने मेरे वॉलंटियर को बोला कि यार बहुत बोल्ड पर्सनालिटी हो, बढ़िया हो, बोले लग जाओ, बोले तुम भी काम पे। बोले ठीक है। बोले ठीक है, तुम लोग मेरे को इसी जगह पर मिलना, मैं तुमको समझा दूंगा क्या क्या करना है। अब मेरा वॉलंटियर तो खबर लेकर आ गया, वो तो पिक्चर से बाहर, वो डायरेक्ट हो गई। तो फर्स्ट मीट में ही उसने उसको एक शायद कोई ऐसा गिफ्ट था, काफ़ी एक्सपेंसिव था, मुझे तो नहीं मालूम क्या दिया, मेरे वॉलंटियर को भी पता नहीं लगा, उस गिफ्ट उसको दिया। बोले ये वेलकम गिफ्ट है तुम्हारा कि तुम आ रही हो करके इधर। अब वो एक लड़की ट्रैप हुई, उसने वो काम चालू किया, उसके बाद उसने दूसरी को बताया अरे क्या तुझे नहीं लगता है कि
तेरी कोई सेक्सुअल डिज़ायर नहीं है? तुझे नहीं लगता कि तू अच्छे से कपड़े में जाता है? कह रहे मैं तो गई थी, 10-15 मिनट का ही तो काम है। तो तेरे को क्या दिया? दूसरी ने पूछा क्या मिला? मिला क्या? क्या वो दिया। और इसी बीच वो मेरा जो वॉलंटियर है इनसे कनेक्ट है पूरा कनेक्ट है। बोले तू गई थी क्या? हाँ बोले मैं गई थी। हो गया सेटिंग हो गई? बोले हाँ पूरी सेटिंग हो गई। उस एक लड़की ने करीब करीब 18-19 लड़कियों को शामिल करा दिया। किस लड़की ने? वो ग्रुप में जो बैठी थी? ग्रुप में तो 4 ही लड़कियां बैठी थी। वो कनेक्ट होती गई ना, वो इतनी एडिक्ट हो गई कि वो कनेक्ट करती गई ना, क्योंकि आप उसके सामने प्रपोजल बढ़ते गए ना। अभी तुम आई हो, तुमको इतना पैसा मिलेगा, अब तुम दूसरी लाओ उसके लिए तुमको 3 गुना पैसा मिलेगा, तीसरी लाओ उसके लिए 4 गुना पैसा मिलेगा। मैंने अब इतनी कहानी हमारे सामने, उसके बाद मैंने कहा कि उसको अब तुम ये पता लगाओ वो बंदा हिंदू निकला। मैंने कहा इसके आगे की चैन इसी लड़की से पता लगाओ, क्योंकि वहां तक हम पहुंचेंगे तो बंडा फोड़ हो जाएगा। इस लड़की से निकाला। इस लड़की की जो तीसरी लड़की थी वो बीमार रहने लगी। अच्छा। वो बीमार रहने लगी। इस लड़के ने मुझे बताया, तो मैंने कहा एक काम करो, सिर्फ जो बीमार है लड़की उसको सिर्फ मेरे पास लाओ, उसका हम देखेंगे। तो आप विश्वास नहीं करेंगे विनय जी, वो लड़की मेरे पास आई और उसने मुझे गले लगा के बहुत रोई, बहुत रोई, और मुझे बोली कि मैम मेरे को इस जगह से निकलना है। मैंने कहा आपको कैसे पता कि मैं ये काम करती हूँ? तो जो मेरा वॉलंटियर था उसने बताया कि इसने मुझे सब बता दिया है कि आप सब मिलकर ये काम कर रहे हो, आप मुझे इस जगह से निकालें। मैंने कहा तुम्हें क्यों निकलना है? नहीं बोले मुझे निकलना है, नहीं तो मैं शायद नहीं बचूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, हम आपको बचाएंगे भी, आपके लिए मेहनत भी करेंगे और आपको इस चीज़ से निकालेंगे भी। आप मुझे सिर्फ इतनी जानकारी दे दीजिए, हम आपको यहाँ से बाहर कर देंगे, आपके माता पिता को भी हम समझा देंगे, सब कुछ कर देंगे। आप मुझे बस इतनी जानकारी दे दीजिए कि पीछे का हिस्सा कौन है। अच्छा। उसने बोला कि एक बार हमारा ये पूरा गैंग, ये बंदा मुंबई घुमाने ले गया था। अच्छा। हम मुंबई घूमने गए थे, वहाँ पर जिस बंदे से हमको मिलाया गया था उसने जो नाम लिया वो मुसलमान था। अच्छा। और उसके बाद हम जितनी लड़कियां थी और जितने भी वहां पर आए वो सारे के सारे शेख थे। बोले अच्छा। सारे के सारे शेख थे। मैंने कहा एक भी हिंदू नहीं था? बोले नहीं। तो मैंने कहा क्या डिमांड आई? बोले उन सब का यही था कि देखो अभी ऐसा है कि यहाँ पर तो तुम्हारे लिए कुछ है भी नहीं, तो तुम सब लोग अब मुंबई रह जाओ, माँ बाप को कुछ बताना नहीं है। और उसमें से इन्होंने क्या कर लिया, उस लड़की ने जो बताया, जो हमने निकाली बात, उसमें एक चीज़ सामने ये आई, जो दिखने में बहुत अच्छी लड़कियां थी वो सारी वहाँ रोक ली गई, सारी की सारी। जो रोग आ रही थी वो यहाँ वापस आई, और जो दिखने की जो लड़कियां आज तक, उन 7 लड़कियों का आज तक पता नहीं है। पता नहीं है? नहीं। अब आप बोलेंगे ये कहाँ की हैं? हाँ। ये 7 ही लड़कियां गाँव की हैं। अच्छा। एकदम इंटीरियर गांव की, जो यहाँ पढ़ने आई थी, यहाँ नागपुर पढ़ने आई थी। उनके 2 माँ बाप का हमको पता लगा। मुझे एक बात बताइए कि नागपुर जो है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हाँ, कहाँ बस खड़ा अभी है? मैं उसी पर ही आ रही हूँ। कहाँ खड़ा है? उसी पर आ रही हूँ। तो जब इस केस के थ्रू हम उन गांव के 2 माता पिता से मिले, उन माता पिता ने फिर बड़ा खुलासा किया। खेत खलियान वाले गरीब लोग, बिल्कुल विनय जी, शायद 1-2 बीघा ही जमीन होगी, उस पर चलाने उनको, इनकी ये एक ही बेटी थी, ये उसी को अपनी खेत खलियान बेच के किसी के मजदूरी करके ये लड़के, उन पेरेंट्स ने मुझे बताया कि हमारी ही लड़की नहीं, आजू बाजू के गांवों में जब आप सर्च मारेंगी तो आपको कई ऐसे लड़के लड़कियां दिखेंगे जो गायब हैं, आज तक लौटे ही नहीं हैं। तो मैंने कहा ये कैसे हुआ? तो बोले ये एक तो बोले कुछ बच्चे पढ़ने गए, जैसे ये हमारी लड़की बोले पढ़ने गई तो ट्रैप हुई और गई तो फिर वापस नहीं आई। ऐसे कुछ बच्चे जो काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, वो बच्चे नहीं आए। तो मैंने कहा कोई खबर तो बोले उसमें से एक बंदा हमको ऐसा मिला था कि उसने बताया था कि मेरे बेटे का इन 7 सालों में मेरे को एक फ़ोन आया था, सिर्फ एक फ़ोन किया और मुझे फ़ोन किसी ने छीना और उससे मारा, इतनी बस आवाज़ आई। उसके बाद उस फ़ोन से मुझे कोई आवाज़ नहीं। मैंने बोला वो क्या फ़ोन था? उसने बोला वो फ़ोन ऐसा था कि बाबा मेरे को कुछ लोगों ने उठा के ले गए हैं, मेरे को यहाँ से आप बचाओ। जब वो बच्चा बाहर निकला, उसके साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे थे। उसके बाद उन्होंने जिसका लड़का गया था, फिर उन्होंने बताया
कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जो आजू बाजू के, फिर हमने जो हमारा जो नेटवर्क है, फिर हमारे जो कुछ बंदे हैं जो यवतमाल में काम करते हैं, कुछ बंदे हैं जो वर्धा में काम करते हैं, ये आजू बाजू के अंदर के गाँव में जो है, चेन से चेन, जैसे मैं आपसे जुड़ी हूँ, आप मुझे किसी और बंदे का नाम बताओ, ये मुझे किसी और बंदे का नाम, ऐसे एक हमने पूरा एक नेटवर्क बनाया। फिर उस नेटवर्क के थ्रू हमको पता लगा कि विदर्भ का ये नागपुर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में नंबर 2 पर है पटना के बाद। पटना के बाद? पटना के बाद। ये महाराष्ट्र की बात नहीं कर रही हैं? महाराष्ट्र की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये सिटी की बात कर रही हूँ। मतलब महाराष्ट्र में सेकंड नहीं है, ये नेशन में, नेशन में नाम आ रहा है। लास्ट ईयर शिवरात्रि में पेरेंट्स, बच्चे थानों में चक्कर लगा लगा के थक गए। पचमढ़ी मतलब एमपी पुलिस को मैंने खुद कांटेक्ट करने की कोशिश की, आज तक नहीं लौटा। कितने, ये क्या एज ग्रुप रहता है जो गायब हो जाते हैं? यही 15 से लेके 25, क्योंकि इनसे आप सारे काम निकाल सकते हैं। या बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दे रही हैं कि भारत में नागपुर पटना के बाद सबसे हाईएस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बिल्कुल है। और ये नजर में देखिए, मैं इस पर बहुत देर के बाद बोल रही हूँ। 2023 मैंने बताया ना, 2023, 24, 25 3 साल हो गए मुझे इस पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर काम करते हुए, क्योंकि ये सब मेरे क्षेत्र से इंटरकनेक्टिंग क्षेत्र निकले, इसलिए मेरा चॉइस इधर बढ़ गया काम करने का। ड्रग जिहाद में थी मेरी बेटियां, आप लव जिहाद में नहीं फंसा पा रहे हैं तो ड्रग जिहाद में फंसा रहे हैं, ड्रग जिहाद में नहीं फंसा पा रहे हैं तो आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसा रहे हैं। तो मेरा चॉइस जब इधर बढ़ते गया और जब मैं अंदर ही अंदर हम लोग घुसते गए, तो पता लगा कि यहाँ तो बमबारी है ट्रैफिकिंग की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो आपको प्रशासन से कोई मदद नहीं है? हम प्रशासन से अभी इसलिए भी मदद नहीं लेते क्योंकि मैंने खुद देखा है कि देखिए, लव जिहाद को भी मैं ना ट्रैफिकिंग का ही हिस्सा मानती हूँ। ये दिमाग की तस्करी है। धर्मांतरण को भी मैं तस्करी ही मानती हूँ। ये भी ब्रेन वॉशिंग की तस्करी है, क्योंकि मैं इन 2 क्षेत्रों में ही प्रशासन के चक्कर काट काट के थक गई थी। कुछ मैं ये नहीं कहती, कुछ थाने बहुत अच्छे हैं जहाँ पर पूरी 100% मदद मिलती है, क्विक रिएक्शन होता है। टॉप ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं। टॉप ऑफिसर्स भी, थानेदारों की भी बात, टॉप ऑफिसर्स में जैसे हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर, वहां से तो आपको पूरी मदद मिलनी चाहिए। नहीं विनय जी, देखिए कुछ ऑफिसर्स, देखिए ऑफिसर्स भी बदलते रहते हैं, कुछ ऑफिसर्स मदद करते हैं, पर ये तो पब्लिक इंटरेस्ट में काम होगा ना। ये आदमी मुझे मदद करना है, ये संगठन का नहीं करना है, ये तो अलग ईगो वाली बात होगी। ईगो वाली बात। पर ये तो आप अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो ईगो साइड में रख के आपको सोसाइटी के लिए काम करना है। सोसाइटी के लिए काम करना, दैट्स इट। मैं भी वही बोलती हूँ, सोसाइटी के लिए काम करना है। प्रशासन से आपको कोई प्रशासन में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। प्रशासन में ये होता है कि इनको भी देखिए, इनके ऊपर भी शायद या तो ऊपर क्या इंस्ट्रक्शंस हैं सरकार के, क्या गृह मंत्रालय के क्या है, मुझे नहीं पता, ना मुझे उधर जाना है। मैं एक बात शासन प्रशासन से दोनों से यही बात कहती हूँ कि अगर शासन ये चाहता है कि प्रशासन काम करे तो शासन को एडवाइजरी जारी करनी पड़ेगी। इसके बगैर आप कैसे? अब अगर हम शासन के पास जाते हैं तो शासन कहते कि मैडम आपका केस बराबर है, आप जो कह रही हैं वो होता है, तो हम बोलते सर कानून लाइए। तो कानून हम किस बेस पे लाएंगे जब थानों में FIR की संख्या बढ़ती हुई मिलेगी? ये मुझसे खुद कहा गया है। पर हम लोग एक पैटर्न देख रहे हैं कि भाजपा रूल स्टेट्स में, जैसे भारत की, मैं ब्रॉडर पिक्चर की बात करता हूं, भारत में ऐसे कई स्टेट्स हैं जहां पे धर्मांतरण हो, लव जिहाद हो, इसके ऊपर कड़ा कानून लाया गया है। लेकिन हाँ, यूपी में सिर्फ अभी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, और आप हिमाचल प्रदेश में, अभी उत्तराखंड में आने वाला है। उत्तराखंड में भी उत्तराखंड और आसाम। हाँ, आसाम में 4 स्टेट में जितना मैं अगर बॉटम लाइन करूं तो मैं ये बोलूंगा आपको कि ये बीजेपी शासन की जो भी राज्य हैं वहां पे धर्मांतरण, लव जिहाद, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट कानून लाए गए हैं, कड़े कानून। पर भी अगर यहां पे ये हो रहे हैं तो ये किसका नाकामी है? ये प्रशासन की नाकामी है कि जो संगठन इसके लिए काम कर रहे हैं वो भी हाथ में हाथ मिला के काम कर रहे हैं कि ये सब चीजें होने दो, ये हमारे लिए एक पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा और इस पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। देखिए, मैं ना संगठनों पर तो फिर भी टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि संगठन जितना भी काम कर रहे हैं पर कर तो रहे हैं, है ना, बाकियों की तरह हाथ बांध के नहीं बैठे हुए, कर रहे हैं। देखिए, संगठन ना जो काम करता है, संगठन बुरा नहीं होता है। एक बात विनय जी, मेरी बात को नोट करिए, लोग बुरे होते हैं उसमें, जो कुछ लोग होते हैं ना वो बुरे होते हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है और टिक आउट करना है संगठन से। संगठन में भी जयचंद होते हैं। यस, संगठन खराब नहीं होता, हर संगठन का मोटो बढ़िया है, मोटो सही है, उसमें जो कुछ लोग इंटर कर गए हैं जिनको अपना देखना है, अपना पैसा बनाना, इनको आपको आइडेंटिफाई करके टिक आउट करना है। ये चीज आपको नोटिफाइड करनी पड़ेगी। एक
प्रशासन भी इसी लीक पर चल रहा है कि उसमें कुछ थाने अच्छे काम करते हैं और कुछ थाने बिल्कुल दूर से ही नमस्कार करते हैं। मैं तो कुछ थानों में ऐसे गई हूँ, आपको मैं एक किस्सा बताती हूँ। मुझे कामठी का किस्सा सुनना है। हाँ, कामठी में ऐसा हुआ था कि एक संगठन के लोग थे, उन्होंने मुझे बोला था कि मैम आपको चलना है, एक परिवार है जिसमें जो महिला है उसके पति की डेथ हो गई है और उसकी 2 बेटियां हैं। बहुत फेमस केस है। हाँ, बहुत फेमस केस है ये। 2 बेटियां हैं, वो धर्मांतरित हो रही हैं। और उस वक्त मैं जितनी मुझे याद है कि माननीय श्री अमितेश कुमार जी यहाँ के कमिश्नर थे, राइट। जबकि माननीय अमितेश कुमार जी ने मुझे 2 बार तो घर से उठाने की धमकी दी और उनको लगता था कि मैं हमेशा हिंदू मुसलमान करती हूँ या मिशनरीज पर मेरा बड़े दंगे फसाद करती हूँ मैं, तो उन्होंने, लेकिन ठीक है, उन्होंने वो जिस पद पर थे उन्होंने अपना काम किया। लेकिन इस केस में फाइनली अमितेश कुमार जी ही खड़े हुए थे। वो कैसे? तो वो मुझे, मेरे कुछ संगठन के लोग थे, उनका ऐसा था कि आप चलिए, क्योंकि संगठन के लोग थे, उन्होंने मुझे संपर्क किया कि आप चलिए, और उनका, आप धर्मांतरित हो रही हैं, वो इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं पूरा परिवार, और ट्रैप हो चुकी हैं वो, तो वो कन्वर्ट हो रही हैं। उनमें से उनकी एक जो लड़की है, जो जिस दिन 18 साल की हुई उसी दिन उसने इस्लाम कबूल कर लिया, और क्या बोलते हैं, दूसरी जो माँ है और जो दूसरी बेटी जो नाबालिग है वो भी। तो आपको काउंसलिंग करने के लिए मैं कामठी गई थी। अब मैं उनकी काउंसलिंग, उनके घर गई तो उन्होंने उन लड़कियों, वो दोनों लड़कियां, उनकी माँ, मैंने उनकी माँ को बोला कि आप आखिर हमारे धर्म में ऐसी क्या, जैसे हम काउंसलिंग करते हैं कि हमारे धर्म में क्या कमी है, क्या है, कैसा है, ऐसे सब। उन्होंने मुझे मेरे धर्म की कमियां बताई कि कृष्ण की 16,000 रानियां थी, वो तो 16,000 को लेके चला था। तब मैंने उनको कृष्ण का वो स्वरूप बताया कि कृष्ण क्या थे। कृष्ण ने 16,000 रानियों से शादियां नहीं की थी, वो 16,000 रानियां वो स्त्रियां थी जिनके पति या तो युद्ध में मारे गए थे या उठा लिए गए थे, या जिनके जो शहीद हो चुके थे, यानी जो हुतात्मा बन गए थे, वो थे। इसीलिए उन 16,000 रानियों पर चूंकि राक्षसों की नजर न पड़े करके उन्होंने, कृष्ण ने उनसे आह्वान किया था कि आप सब मेरी शरण हो जाओ। ये कृष्ण पर इतना गलत इल्जाम है ना विनय जी कि 16,000 रानियों के पति थे, और 16 वो तो छलिया था। कृष्ण का चरित्र ही गलत स्प्रेड किया गया। उस लड़की ने भी मुझे यही बात बोली। कृष्ण जैसे योद्धा के लिए, चूंकि कृष्ण को मैं अपना आइडियल मानती हूँ, मैं कृष्ण की राह पे चलने वाले लोगों में हूँ। जैसे ही उसने राम कृष्ण की बातें निकाली तो मैंने भी सीधा, अब मुझे नहीं मालूम था कि ये राम कृष्ण को गालियां दे रही है। वो 10-15 मिनट 20 मिनट मैंने उसको सुना, मेरी की जो सोफिस्टिकेटेड तरीके से मैं उसकी काउंसलिंग कर रही हूँ। और जैसे ही उसने, मैंने बोला कृष्ण और राम पर वो आक्षेप लगाने लगी, उनको गंदा संदा बोलने लगी, तब फिर मैंने मोहम्मद पर काउंटर किया, पैगंबर मोहम्मद पर काउंटर किया। मुझे नहीं मालूम था कि वो फ़ोन उन्होंने ऑडियो चालू करके रखा है, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले फ़ोन बंद करवा देते हैं, क्योंकि मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। अब वो फ़ोन ऑडियो चालू था, उन्होंने ऑडियो चालू करके रखा था, और मैं बोली, मैंने कहा फिर अगर आप कृष्ण को बोल रही हैं 16,000, मैंने तो आपको उसका काउंटर बता दिया कि कृष्ण ने कैसे उन 16,000 रानियों को अपनी शरण लिया था, अपनी शरण दी थी। अब मैं पैगंबर मोहम्मद के बारे में बोलूँ तो आप क्या कहेंगे? तो बोले क्या किया था? बोले पैगंबर मोहम्मद साहब तो ऐसे थे, मोहम्मद साहब तो ऐसे थे। मैंने कहा बिल्कुल थे, लेकिन क्या आयशा से शादी नहीं की थी? 6 साल की आयशा थी। या कुरान में ये नहीं लिखा हुआ है? अगर आप कुरान पढ़ी हैं, आपने इस्लाम, अभी आपके 2 लोग वेटिंग में है इस्लाम में जाने के लिए, तो ये वो सारी बातें मैंने वहां पर बोली, जो कि कायदे से आपने, जो कायदे से बोली। हाँ, आपने किसी को डिमीन करने के लिए नहीं बोली। ठीक। तो मैंने कहा इस्लाम में जो हो सकता है, मैंने उस समय 1-2 शब्द ऐसे गुस्से में बोले भी होंगे, लेकिन ये नहीं बोला कि, और मैंने कहा कि ये कैसा धर्म है, मैंने कहा ये कैसा मजहब है, मैंने कहा कि जो बोलता है कि अल्लाह को नहीं मानने वाला काफिर है, काफिर को सरतन से जुदा हो जाना चाहिए। उन्होंने क्या किया, वो ऑडियो पूरा टेप किया, जो भी मैंने 10-15-20 मिनट बोला, अपनी बात एडिट कर दी। पहले जो मैंने कृष्ण और राम पर बोली थी, या उन्होंने जो मुझे उकसाया था, वो एडिट कर दी। वो सारी चीजें एडिट हो गई, और मेरा जो ऑडियो था उसको तैयार किया गया, और उसमें से 100-200 मुसलमान गए कामठी थाने में। थाने में गए, ये देखिए, बोले ये, क्योंकि उसके पहले एक और बच्ची, शायद याद होगा, ये भी केस बड़ा फेमस है, एक बच्ची ने
एक फेसबुक पोस्ट पर कमेंट किया। मैं जानता हूँ उसे, बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो बच्ची मेरी बेटी है। हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं जानता हूँ, मेरी बहन जैसी है। मेरी मतलब मैं भी जानती हूँ। और वो और बहुत फ्लेयर अप हुआ था, नुपुर शर्मा का केस था वो। नुपुर शर्मा का केस था। और वो बच्ची मतलब वो मेरा परिवार है। हाँ। मेरे परिवार की बेटी है। छोटी सी है बेटी। छोटी सी बेटी है। उसको वो उसने सिर्फ कमेंट किया था और उस पर जो दंगे फसाद हुए थे। अब ये 200 मुसलमान मेरे केस में वो ऑडियो लेकर गए। उस ऑडियो में इन्होंने बोला कि बोले तत्काल बोले ये हमको यहाँ चाहिए बोले अभी। अच्छा। हाँ। पुलिस में जो बैठा था, जो भी व्यक्ति जो कुर्सी पे बैठे थे, पीआई साहब जो भी बैठे थे या कांस्टेबल जो भी बैठे, उन्होंने मुझे कॉल किया। बोले मैडम ऐसा ऐसा ऑडियो आया है और ऐसी ऐसी बात हुई है। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं। तब तक वो वाली जो बात थी, कैन यू बिलीव दिस, कि थाने में उधर दंगा हो रहा था, ये कर रहे थे मेरे लिए। मोमिनपुरा में जो मौलाना आके बैठते हैं, बोलते हैं ना जामा मस्जिद इधर उधर के जो मौलाना होते हैं वो मोमिनपुरा में आके बैठते हैं। मोमिनपुरा से वो ऑडियो मेरा देश भर में रिलीज होने लगा। अब वो हिंदू ट्रैप ऐसा आ गया कि ऑलरेडी वो बच्ची पर दंगा फसाद हो चुका था, वो लड़की पर। अब ये दूसरा केस तो अमितेश कुमार जी उस समय थे, तो अमितेश कुमार जी को तुरंत मैंने बोली क्या करना है। मैंने बोली मैं आप बोलिए मैं इन फ्रंट होती हूँ उनके, देखते हैं क्या करते हैं, डरने वाली बात नहीं है। तब तक जो संगठन के 1-2 लोग थे वहाँ, कांति के भी 1-2 संगठन के लोग थे, उनके भी मुझे फोन आए थे कि आप इन फ्रंट मत आना। तब तक वो ऑडियो जो था वो रिलीज होने लगा। मतलब वो इतना बड़ा बम बनने वाला था। इसके पहले अमितेश कुमार जी को फोन आ गया, अमितेश कुमार जी ने क्विक एक्शन लिया और वो ऑडियो ऊपर से जिस नेटवर्क से वो रिलीज हो रहा था उस नेटवर्क से ही उसको हटा दिया गया। कामठी वाले जो केस में तो वो कैसे कन्वर्ट कैसे हुई थी वो माँ और 2 बच्चियां? बड़ा बढ़िया सवाल। क्या हुआ था, परिवार में जब फादर की डेथ हुई, महिला के पति की डेथ, दोनों जवान बेटियां थी। तो जिस समय फादर की डेथ हुई थी तो छोटी वाली बेटी 14 साल की थी, बड़ी वाली 15 साल की थी। 14 या 15 समथिंग ऐसी, सब दोनों नाबालिग थी। मतलब अब नाबालिग थी तो महिला का कहने का मतलब, मैंने महिला से पूछा क्यों आपको उस तरफ जाना है। तो उसने बोला था कि इतना बड़ा परिवार है, इतने पैसे वाले लोग हैं, बोले ये तो बोले ये लोग मेरी मदद नहीं करते। और परिवार से जब मैं मिली कि भाई वो ऐसा कह रही है आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, 2 बेटियां हैं, उनका बेटा भी नहीं है घर में, पति भी चला गया, तो आप मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। तो परिवार ने कहा कि नहीं ये गलत इल्ज़ाम लगा रही हैं। एक्चुअली में क्या हुआ था, जब फादर गया तो उस क्या होता है ना, हमारे यहाँ भारत देश में फादर फिगर बोल्डली फिगर होता है। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में फादर फिगर एक ऐसा फिगर है जो वट वृक्ष है। अब वो वट वृक्ष, और घर में स्पेशली जब बेटियां रहती हैं ना तो वट वृक्ष बिल्कुल ऐसा हो जाता है। अब वो जो वट वृक्ष एकदम से पूरा धराशायी हो जाए, कुछ बचे ही ना, वहाँ भाई भी ना बचे, कुछ भी ना बचे, तो वो जो बेटियां होती हैं उनको लगता है कि चलो अब हम करना है, जो कुछ करना है हमको ही करना है, माँ को लगता है हमको ही करना है। और थोड़ा सा मानसिकता में भी फर्क आ जाता है कि हम क्यों किसी के सामने झुकें, हम क्यों किसी के सामने सरेंडर हुए, क्या हम खुद नहीं कर सकते क्या। ये वाली मानसिकता जब इंटर कर जाती है, इंजेक्ट हो जाती है ना शरीर के अंदर, तो लड़कियां भी थोड़ी उच्छृंखल हो जाती हैं। उसमें से क्या हुआ, जो बड़ी लड़की थी वो घर से बाहर निकली तो एक रिचार्ज करने वाला, फ़ोन के रिपेयर करने वाला एक मुस्लिम लड़के की दुकान थी। तो वहाँ पर वो रिचार्ज करने जाती थी। अब उस लड़के को पता था कि इसका फादर चला गया है, ये 2 बहनें हैं और ये तीनों इस टाइप की हैं कि इनके किसी का वरदस्त तो है नहीं, अपन आराम से ट्रैप कर सकते हैं। वो उस लड़के ने उस लड़की को बोला, उस लड़की ने धीरे धीरे, कभी पैसे नहीं है ना मत दे, ये नहीं है ना मत दे, कभी बोल दिया अच्छा राशन नहीं है, कभी 100 की मदद, कभी 200 की, कभी 500 की। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे उसने उसके बाद धीरे से उसको अपने दुकान में नौकरी भी दे दी। वो जो मदद का हाथ 50 रुपए से बढ़ा था, एक फ़ोन के रिचार्ज से बढ़ा था, वो बढ़ते बढ़ते वो नौकरी तक आया। नौकरी तक आया तो जनरल सी बात है ना, तो आप मेरे लिए क्या हुए? भगवान स्वरूप ही हो गया। अच्छा एक बात और बता दूं, यहाँ पर जिस परिवार पर वो इल्जाम लगा रहे हैं, जिस चाचा पर, बाबा पर, काका पर, वो परिवार ही संगठन को अप्रोच किया था कि भैया आप लोग आइए यहाँ पर, ये तो धर्मांतरित हो रहे हैं, इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं। वो परिवार चिंता कर, जब यानी कि आप सोच लीजिए कि वो ब्रेन वॉशिंग ऐसी थी कि झूठे इल्जाम भी लगाना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, परिवार को बदना। वो परिवार इधर संज्ञान ले रहा है, बराबर संगठन को अप्रोच कर रहा है
कि इधर आइए आप, ये काम गड़बड़ हो रहा है करके। तो वो परिवार क्या, आपकी फाइनेंशियल मदद नहीं, जबकि आपके पास घर खुद का था, सब कुछ खुद का था। अब वो चीज़ उस लड़की ने ये सारी चीज़ें एक तरफा रखकर वो उधर गई। पहले वो बड़ी लड़की गई, फिर धीरे धीरे उस लड़के ने उनके घर में एंटर किया, फिर धीरे धीरे उनको फिर वहाँ आपको पता होना चाहिए मौलाना बैठक लेते हैं। धर्मांतरण की प्रॉपर स्ट्रेटेजी आप लोग बड़ी गलतफहमी में है कि सिर्फ शुक्रवार को बनती है। सिर्फ शुक्रवार को स्ट्रेटेजी नहीं बनती है, ये स्ट्रेटेजी हर दिन बनती है और हर जगह जहाँ जहाँ भी उनको ऐसी ट्रैपिंग रहती है, वो कहीं भी, जैसे कि मैं बोलती हूँ ना कि पॉकेट बैठक जो होती है ना, वो बहुत इम्पैक्ट डालती है। बनस्पत आप 1000 लोगों को एड्रेस करें, ये पॉकेट बैठक वो हमसे बहुत ज़्यादा लेते हैं विनय जी। उस पॉकेट बैठक में इस महिला को ले गई वो लड़की, फिर मौलाना ने उसको बताया ऐसे कुरान का, उसको एक फलसफा सुनाया, ये सुनाया। फिर धीरे से ये लोग धीरे 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 वहाँ से ये उस बड़ी लड़की ने पूरे घर का, पहले बड़ी लड़की का ब्रेन वॉश हुआ, मौलाना ने किया, फिर मौलाना तक वो माँ और छोटी बहन गई, और वहाँ पर वो ऐसे ट्रैप हुई कि उन्होंने जो उनका जो पहनावा था बराबर सलवार सूट पहनने लगी, जो फ्रॉक्स पहनती थी, मिडी पहनती थी, जीन्स टॉप पहनती थी, वो पहनने लगी, सलवार सूट पहनने लगी, बड़ी लड़की पहले, और पूरा सर वो चुन्नी से ढकने लगी। अब घर में मुझे एक बात बताओ, पैसा आ गया, राशन आ गया, एक 2 व्हीलर आ गई, घर सुचारू रूप से चलने लगा। अब वो जो खुद इतनी सी 5x5 की दुकान लेकर बैठा है जो लड़का, उसने तो अपना काम कर दिया, उसको जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचा दिया। ऐसे होता है ये सब। अब वहां से सुनिए, अब इसकी भी एक और कहानी है। इस्लाम में कन्वर्ट होना इतना मामूली बात नहीं है। देखिए, पहले ना आपको जिलाधिकारी को आवेदन देना पड़ता है, इसमें 2 महीने का टाइम रहता है। जिलाधिकारी के यहाँ से लोग आपके पास आते हैं और आपको पक्के रूप से पूछा जाता है कि भैया आप किसके दबाव में तो धर्मांतरित नहीं हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पे कानून बना है। हाँ, आप सोचिए वो कितने पक्के हैं, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन हुए हैं। अच्छा, पूरी तैयारी के साथ? पूरी तैयारी के साथ। पहले बड़ी लड़की ने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद वो लड़की 3 साल उस लड़की उस परिवार पर वॉच रखा गया है, काम किया गया है। उसके बाद अब वो लड़की कन्वर्ट हुई। इनके नज़र में वो नहीं था कि इस्लाम में कन्वर्ट करना, इनकी नज़र में होता कि सामने 3 औरतें आ रही हैं। 3। ये नागपुर लेवल पे आपने बताया मुझे। एक सवाल मेरा ये है कि जो ये नेटवर्क है जहाँ पे लड़कियों के लिए रकम निकली है, 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, मतलब लड़की का रेट निकला हुआ है धर्मांतरण के लिए। ये और जो यूपी से अभी एक बहुत बड़ा मॉड्यूल बस्ट हुआ, ये क्या बहुत बड़े पिक्चर का एक छोटी सी कड़ी है कि यही सबसे बड़ी कड़ी थी? नहीं 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 नहीं, ये मैंने आपको बताया ना कि इस्लाम में, अभी मैं आपको बता दूं, ये कड़ी एक पार्ट है। ये बहुत बड़ी कड़ी नहीं, ये पार्ट है। पार्ट कैसा है कि एनी हाउ, अभी तो देखिए इसमें तो लड़कियां तो है ही, इन्होंने ट्रैप तो की। इनको मैंने आपको बताया ना कि अगर लॉ जिहाद से लड़की आप नहीं ट्रैप कर पा रहे हैं तो ड्रग जिहाद में फंसाओ, ड्रग जिहाद में नहीं ट्रैप कर पा रहे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिहाद में फंसाओ, मानव तस्करी जिहाद में फंसाओ। ये इनके टाइप्स ऑफ जिहाद हैं विनय जी। तो इसमें तो अब उसमें तरीका है कि लॉ जिहाद वाली लड़की के लिए ये वाला ट्रैक है कि एक बंदा आ रहा है, एक लड़का है, उसको बताया कि भैया देख, अगर तू SC/ST लड़की को लेकर आएगा तो तुझे 5 लाख मिलेंगे, यदि तू बनिए की लड़की को लाएगा तो तेरे को 10 लाख मिलेंगे, यदि तू क्षत्रिय राजपूत की लड़की को ला रहा है तो तेरे को 15 लाख मिलेंगे, तो ब्राह्मण की लड़की है तो 20 लाख मिलेंगे। ये लॉ जिहाद का ट्रैक है, ये उसका ट्रैक है। अभी मैंने जो आपको बताया धर्मांतरण का ट्रैक है, ये वाला ट्रैक है, ये वाला ट्रैक है। सबकी चीज के ट्रैक अलग अलग है, हर चीज के ट्रैक अलग है। इन्होंने अभी क्या हुआ है ना, हमारी गलती, हम इस ड्रग्स जिहाद और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिहाद को पकड़ने में देरी कैसे हुई है? क्योंकि इन्होंने हमको एक तरफ घुसा के रखा है ना, एक तरफ फंसा के रखा है। लॉ जिहाद, लॉ जिहाद, लॉ जिहाद, लॉ जिहाद, धर्मांतरण, लॉ जिहाद, धर्मांतरण, इसमें फंसा के रखा है इन्होंने। इधर फंसाने के बाद ये 2 ट्रैक इनके अलग निकल गए, ये वाले। और इन दोनों ट्रैक में आपका सिर्फ बच्ची नहीं फंस रही, बच्चा भी जा रहा है। आपको पता है जुलाई के महीने में हमने
जून या हाँ जून जुलाई में हमने 9 लड़के इस्लाम कबूल करने जा रहे थे, हमने बाहर किए। टोटली आपने कितनी लड़कियों को बचाया है? मैं बता रही हूँ आपको, लव जिहाद, धर्मांतरण, ड्रग जिहाद और आपका ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से 12,000 से ऊपर का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो मुझे बताइए, इतना बड़ा आप काम कर रही हैं तो कोई संगठन आपके पीछे है? मतलब देखिए संगठन, हाँ देखिए संगठन में जिस मैंने ये भी देखा आपके, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ी हुई हैं। हाँ जुड़ी हुई हूँ, बराबर है। जब 20 साल पहले मैं मध्य प्रदेश में रही हूँ, कभी थोड़ा बहुत जबलपुर रही हूँ, थोड़ा बालाघाट में रही हूँ, भोपाल भी रही हूँ। मैं भोपाल से ही मैंने ये काम चालू किया है। तो तब तो मेरा बिजनेस भी था और काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम मैं भोपाल रही नहीं। 18 साल पहले मैं नागपुर आई थी, 18 साल हुए हैं मुझे नागपुर में आए हुए। तो नागपुर में आई तो 2016 की बात है, आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ लोगों ने, धर्म जागरण के कुछ आयाम के लोगों ने मुझसे संपर्क किया था कि आप हमारे साथ काम करिए। चॉइस का सब्जेक्ट था, सब कुछ था, मैंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, पूरी टीम ने बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि मैं पहले से स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में काम करी हूँ, तो मुझे वही पैटर्न में काम करने का आदी रही हूँ मैं। संगठन में जब आप काम करते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो उस प्रोटोकॉल में कभी कभी क्या होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ये प्रोटोकॉल ऐसा हो रहा है, अगर ये प्रोटोकॉल में मैं जा रही हूँ तो या तो लड़की मर जाएगी, या लड़की नहीं बचा पाऊंगी, या लड़का नहीं बचा पाऊंगी, या ऐसे, या चीज़ें वरस्ट हो जाएंगी, देरी हो रही है, इस टाइप के। फिर भी 2017 दिसंबर में मैं 2016 में संपर्क किया था, 2017 में मैं 1-2 मीटिंग्स में मुझे बुलाया भी गया था। उसके बाद फिर मुझे धर्म जागरण का महानगर का प्रमुख, फिर उसके बाद फिर तत्पश्चात मैंने पूरे विदर्भ में भी काम किया। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर 2021 से मैं फिर से स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में काम करना चालू कर दिया मैंने। और जहाँ तक मैं कहती हूँ कि स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में मैं ज़्यादा सक्सेस रही। संगठन, नो डाउट संगठन के अपने प्रोटोकॉल रहने भी चाहिए, यदि आप संगठन में तो प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने भी चाहिए। लेकिन चूंकि आपका पैटर्न वैसा है तो आप उस पैटर्न में प्रोटोकॉल कभी कभी तोड़ने पड़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि अदर देन जो दूसरे आपके साथ जो काम करते हैं उनका भी पैटर्न फिर कभी कभी क्या होता है, नौसखिए रहते हैं, तो आपको देख के उनका पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपको, अगर आप स्वतंत्र काम किए तो स्वतंत्र में सही, लेकिन स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में काम करने से मुझे एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि मैंने देश भर में नेटवर्क किया। इंडिपेंडेंट काम करने का ये बहुत बड़ा रहता है, फायदा रहता है कि आप बहुत कहीं भी बड़ा पहुंच फायदा सकते हैं। रहता है, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये देश भर में नेटवर्क है, देश भर में बहुत सारी हम लोग इंटरकनेक्ट लोग हैं जो देश भर में हम काम करते हैं। आपको मुझे कल ओखला दिल्ली से, अभी मैंने चंडीगढ़ का भी केस हमने सुलझाया था, ओखला दिल्ली से एक केस आया था ग्रीन पार्क का। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ रहती हैं लिव इन में, सारी हिंदू लड़कियाँ हैं, उनको लिव इन में मुसलमान लड़कों के साथ रहते हैं। और उनकी स्ट्रेटेजी हमको पता लगी है कि सामूहिक धर्मांतरण की बहुत बड़ी योजना है उनकी। वो खबर मेरे पास पूरी आई। दिल्ली की जो टीम थी, दिल्ली में हमारे एक बंदे हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं, उनको मैंने तुरंत सारा कुछ फॉरवर्ड कर दिया कि आप देखिए क्या क्या काम हो रहा है ऐसे। तो इसमें क्या होता है, अभी झांसी का एक हमको केस आया था, उसमें हमने झांसी की जो टीम थी उसको बोल दिया, मेरे को एक विनय पांडे मिलते हैं, एक विनय पांडे मुझे 10 विनय पांडे से मिला देते हैं। ऐसे कारवा बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। और इसमें आप लोगों को लगता है कि हमने 12,000 से ऊपर का आंकड़ा पार किया है, लेकिन मुझे बहुत कम लगता है। 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। इस 20 साल के एक्सपीरियंस में कम से कम नहीं भी तो कम से कम 2-2.5 लाख तो रेस्क्यू होने थे, जो नहीं हुए अनफॉर्चुनेटली नहीं पर अभी भी काम जारी रखें, आप रखिए। तो गौरी जी, हम लोग आखिरी पड़ाव पे आएंगे इस पॉडकास्ट के। हमने बहुत लंबी चर्चा की धर्मांतरण के ऊपर, लव जिहाद के ऊपर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, आपने नया टर्म बताया ड्रग जिहाद का। तो आपके हिसाब से ये सारी चीज़ों पे नकेल कसने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए सरकार ने और प्रशासन ने? इसमें तीसरा एंगल मैं जोड़ूंगी, समाज की जागरूकता पे भी जोड़ूंगी कि समाज, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, शासन प्रशासन अपना काम करेंगे। शासन को खबर कौन करेगा जब समाज में ये प्रॉब्लम बड़े स्तर पर फन मार रही है, ये शासन तक खबर जाए और शासन पर उस पर कानून बनाए और फिर प्रशासन उस पर काम करे। ये तीनों एंगल एक साथ हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए एंगल हैं।
अब यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में समाज के स्तर के लिए, समाज के लिए काम करने वाले लोगों में ही अभी बहुत कम लोगों को विनय जी पता है कि लव जिहाद वाला एंगल अभी टर्न लेकर ड्रग जिहाद पर आ गया, ड्रग जिहाद वाला टर्न लेकर, ये दोनों टर्न लेकर अभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिहाद पर आ गया। ये अभी इस पर सबसे पहले समाज को एकदम एकजुट होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। इस पर नकेल कसने के लिए शासन पर दबाव बनाना पड़ेगा। सख्त कानून की डिमांड जब तक समाज नहीं करेगा। आप मुझे बताइए ना, आप सीएम बन गए, आप मैं गृह मंत्री बन गई, या कोई और कुछ और मंत्री बन गया, आप बन गए, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम बोलते हैं जब तक हैमरिंग नहीं होगी तब तक क्या करेंगे? सीएम क्या करेगा, गृह मंत्री क्या करेगा? और हैमरिंग, और अच्छा उसके बाद अगर हैमरिंग कर दी गई तो एक बार हैमरिंग करके भी चुप मत बैठिए। ये एक ऐसी समस्या में आप पढ़ने जा रहे हैं। अभी तो चलो कुछ एक लोग हम काम कर रहे हैं, ये ऐसी समस्या में आप काम कर, आपने अभी ध्यान नहीं दिया, चाहे शासन ने ध्यान नहीं दिया, समाज ने ध्यान नहीं दिया, तो ये लव जिहाद से भी बड़ा एंगल बनने जा रहा है। उनको तो किसी भी तरीके से आपका बच्चा बच्ची बर्बाद करना है, उन्होंने ये ठान लिया है। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे आपने बात की। हमारी चर्चा तकरीबन 2 घंटे से ऊपर हो गई है और आपने काफ़ी सारी नई चीज़ें भी हमें बताई, हमारी ऑडियंस को बताई, तो वो भी आई एम श्योर वो शॉक में चले जाएंगे ये सारी एग्जाम्पल्स को, ये डेफिनेशन सुनने के बाद। हम चाहते हैं कि प्रशासन अपना काम करे, शासन अपना काम करे, लेकिन उसके साथ साथ समाज का भी कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि वो भी इस पे पैनी नज़र रखें और अपना आचरण सही करें, अवेयर रह के। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आपका बच्चा बच्ची घर से आते हैं, तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट, अथॉरिटीज़, सोसाइटी से बढ़कर पेरेंट्स पे आती है, माँ बाप पे। तो माँ बाप को भी जागरूक होना पड़ेगा ये सब इश्यूज़ के प्रति, और अपने बच्चों को भी उस हिसाब से कंडीशन करने की उन्हें ज़रूरत है। उनमें वो वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, विचार, ये सारी चीज़ों से अवगत कराने की ज़रूरत है ताकि वो कहीं भटक ना जाए। आप जैमिंग विद जर्नो के पॉडकास्ट पे आई हैं, आपने इतनी लंबी चर्चा की और हम आपको खाली हाथ नहीं भेजना चाहते, तो हमने एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन बनाया आपके लिए। हमारी जो गिफ्टिंग पार्टनर है इंडल्जेंस बाय श्वेता चोपड़ा, वो चॉकलेट की मैन्युफैक्चरर हैं, नागपुर से काम कर रही हैं और देश भर में उनके चॉकलेट हैम्पर्स जाते हैं। तो उन्हीं के तरफ से मैंने एक हैम्पर लाया आपके लिए। आप जब जाएं तो आपको इसकी मिठास जैमिंग विद जर्नो की पॉडकास्ट की याद दिलाए। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल हैम्पर। इसमें ये जब कॉफ़ी आप पियेंगी तो आपको याद आएगी हमने कॉफ़ी पे चर्चा की थी और आप कहाँ आई थी जैमिंग विद जर्नो, इसका आपको याद आएगा। एंड दीज आर चॉकलेट के हैम्पर्स, कुछ चॉकलेट बार्स हैं, कुछ ग्रेनोला बार्स हैं, एक और इनकी स्पेशलिटी है, तो ये मैं अपने तरफ से आपको प्रेजेंट करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच विनय जी। प्लीज़ बैठिए। तो जैमिंग विद जर्नो का एक और पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने बहुत सारी बातें की, इग्नाइटिंग कॉन्वर्सेशंस किए, वैल्यूज़ की बात की, शासन की बात की, प्रशासन की बात की, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनकी बात की। गौरी जी ने हमें बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराया। आप देखते रहिए जैमिंग विद जर्नो का पॉडकास्ट, क्योंकि अगले जो गेस्ट आने वाले हैं वो भी धमाका करेंगे। थैंक यू सो मच।